ओके, आज हम यहाँ पर नई शिक्षा नीति के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, यह पेरेंट्स को एक तरह से जागरूक करने के लिए किया गया है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है। सरकार ने पुरानी शिक्षा नीति में कुछ सुधार किया है और उस सुधार के साथ एक नई शिक्षा नीति को लेकर आई है। यह नई शिक्षा नीति हमारे बच्चों के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है, यह हमारे बच्चों के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकती है, यह वेबिनार इसी को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया है। तो आइए हम जानते हैं नई शिक्षा नीति। Learning is not the product of teaching, but learning is the activity of learners. Good morning, dear parents. I, Sister Vera, the principal of Holy Spirit Convent Senior Secondary School, welcome you all to the new National Education Policy webinar. Ever since the Union Cabinet has approved the new NEP 2020 with an aim to introduce several changes in the Indian education system from the school to college level. It is very progressive in its outlook with an emphasis on multidisciplinary education. It aims at a pedagogy which must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, learner-centered, flexible and enjoyable. Dear parents, in this webinar, our teachers will explain you all the major points included in NEP. शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। इसी विचारधारा को लेकर नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। तो आइए जानते हैं हमारी नई शिक्षा नीति को विस्तार पूर्वक। नई शिक्षा नीति को जानने से पहले हम यह जानें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आइए देखते हैं। After independence, the first national education policy came in 1968, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के देखरेख में बनाई थी, जिसका उद्देश्य था सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, जिसका मेन प्रिंसिपल था राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एट लास्ट नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। यद्यपि 1986 से शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए थे, लेकिन वे बदलाव बड़े बदलाव नहीं थे। इसलिए हम 3 ही एजुकेशन पॉलिसी को काउंट करते हैं। इस पॉलिसी का मेन मोटो है बच्चों को सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ उनका चारित्रिक विकास भी करना। बच्चों को शिक्षा द्वारा ज्ञान न देकर उन्हें एक सामाजिक प्राणी बनाना। अब हम देखते हैं नई शिक्षा नीति को बनाने में किन किन लोगों का योगदान था। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, और जब बात शिक्षा नीति की हुई तो एक ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण करना आवश्यक था जो इन विविधताओं से परे सार्वभौमिक विकास पर जोर दे। इसके लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिन्होंने यह कार्य बखूबी पूरा किया और तैयार की NEP। 26 जनवरी को सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल ऑन किया था, जिसमें जनता को नई पॉलिसी के बारे में बताया गया और उनसे उनके सुझाव मांगे गए। यह पोर्टल जनवरी 2015 से अक्टूबर 2015 तक खुला था, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक, 6000 ULB, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को शामिल किया गया। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसमें उसकी समरी करीब 22 भाषाओं में थी।
अब हम जानेंगे एनईपी के बारे में। एनईपी का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। इस एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को बदलकर 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी। इस पॉलिसी का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा पूर्व विद्यालय से माध्यमिक तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। कम से कम 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करना। नई शिक्षा नीति के तहत परंपरागत शिक्षा पद्धति के साथ साथ तकनीक के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम देखेंगे पुरानी शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विजन ऑफ द पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में हमारी शैक्षणिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। यह सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज विकसित करने की दृष्टि निर्धारित करता है। यह समावेश और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करता है। एनईपी छात्रों के बीच रट्टा सीखने की आदत को खत्म करेगा और छात्रों के बीच तनाव को कम करके अंकों या ग्रेडों को बढ़ाने में मदद करेगा। अब हम समझेंगे स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो अभी तक हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति चलती आ रही थी वो 10+2 थी, पर अब नई शिक्षा नीति जो है वो 5+3+3+4 सिस्टम पर चलेगी। So 10+2 system has been dropped and 10+2 has been changed to 5+3+3+4 system of schooling. So 5+3+3+4 सिस्टम जो है वो 4 चरणों में विभाजित किया है। आइए हम समझेंगे ये चारों स्टेजेस क्या है। सबसे पहले है फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड है प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड है मिडिल स्कूल स्टेज और फोर्थ है हाई स्कूल स्टेज। अब एक एक करके हम इन स्टेजेस को समझेंगे। सो फाउंडेशनल स्टेज, ये जो फाउंडेशनल स्टेज है ये 5 साल की अवधि का है, जिसमें पहले 3 साल जो है प्री प्राइमरी के रहेंगे, जिसमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी जैसी क्लासेस शामिल रहेगी। अगले 2 साल जो है उसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 रहेगा, यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 रहेगा, जिसमें 3 साल से लेकर 8 साल के एज ग्रुप के बच्चे शामिल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। ये 3 साल की अवधि का है, जिसमें क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 शामिल है, जिसमें 8 साल से 11 साल के एज ग्रुप के बच्चे शामिल रहेंगे। थर्ड है मिडिल स्कूल स्टेज। ये भी 3 साल की अवधि का है, जिसमें क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 है। इसमें 11 साल से लेकर 14 साल के एज ग्रुप के बच्चे शामिल रहेंगे। और जो लास्ट स्टेज है वो हाई स्कूल स्टेज है। ये 4 साल का है, जिसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 शामिल रहेगी। इसमें 14 साल से लेकर 18 साल के एज ग्रुप के बच्चे शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो चेंजेस हमारी नई शिक्षा नीति में हुए हैं वो है नो लैंग्वेज बैरियर, यानी कि अब कोई भाषा बाधा नहीं रहेगी। इसमें बच्चे 5th स्टैंडर्ड तक अपनी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, यानी अगर किसी बच्चे को इंग्लिश समझने में दिक्कत जा रही है तो टीचर उसे हिंदी में भी समझा सकती है। सेकंड है इंटर्नशिप अंडर प्रोफेशनल। इसमें बच्चों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी। थर्ड है कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। भारत के संस्कृति के बारे में ज्ञान दिया जाएगा और उसके फीचर्स भी बताए जाएंगे। और नेक्स्ट फोर्थ है नो स्ट्रीम सिस्टम।
कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा, मीन्स बच्चे अब हिस्ट्री के साथ फिज़िक्स या अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इन शब्दों में विश्वास रखते हुए भारत सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी के भारत व उसके नवयुग निर्माण की आधारशिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आगाज़ के साथ रखी है। तो आइए इस शिक्षा नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। पहला पॉइंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में याद करने की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस पॉलिसी में बच्चों की वैज्ञानिक चिंतन क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया गया है। थर्ड पॉइंट, इस पॉलिसी में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना को आसान बनाया गया है, जो कि वैश्विक स्तर के होंगे। साथ ही साथ इस पॉलिसी में विदेशी संस्थानों की स्थापना को आसान बनाया गया है, जिससे वे विद्यार्थी जो विभिन्न कारणों से विदेश नहीं जा सकते, अपनी शिक्षा भारत में ही रहकर पूरी करेंगे। और लास्ट पॉइंट, ये पॉलिसी बच्चों के नैतिक मूल्यों को भी बढ़ाने वाली है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया है। एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास में सुंदर ढंग से वर्णित की गई है, वास्तव में आज के स्कूलों की ज़रूरत है, ताकि हम 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। तो चलिए सबसे पहले जान लें कि समग्र और बहुविषयक शिक्षा का अर्थ क्या है। बहुविषयक शिक्षा का अर्थ, इसे अंग्रेजी में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते हैं। एनईपी का मानना है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति बहुविषयक पर आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। बहुविषयक शिक्षा किसी एक विषय पर जोर न देकर एक से अधिक शैक्षिक विषयों एवं व्यवसायों के संगठन पर जोर देता है। इस प्रकार के शिक्षा में सभी लोग एक साथ एक सामान्य चुनौती से जुड़े होते हैं। बहुविषयक ज्ञान बालक को विशिष्ट एवं प्रतिभाशाली बनाता है। शिक्षाविदों का मानना है कि एक बालक में लगभग 7 प्रतिभाएं पाई जाती हैं, जिनमें 2 प्रतिभा सामान्य है। आवश्यकता है सिर्फ उसे पहचानने और निखारने की। हॉलिस्टिक एजुकेशन क्या होता है? हॉलिस्टिक एजुकेशन को समग्र शिक्षा या संपूर्ण शिक्षा भी कहते हैं। एनईपी का मानना है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर बच्चा अगर निर्भर है तो वो हताश और निराश की ओर जा सकता है। बेसिकली समग्र शिक्षा बालक को व्यक्तिगत शिक्षा से आध्यात्मिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा और बालक के अंदर इच्छा शक्ति, दृढ़ क्षमता, बौद्धिक क्षमता, इसको विकसित करके मस्तिष्क को अनुशासन करना सीखेगा, ताकि बालक अपने जीवन में दृढ़ निश्चय, जोश, सकारात्मक के साथ अपने परिवार और समाज के साथ संतुलन स्थापित कर सकेगा। एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के सभी क्षमताओं जैसे बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक एवं नैतिक गुणों को एकीकृत तरीके से विकसित करना है। एनईपी का मानना है कि ऐसी शिक्षा पद्धति बालक के अंदर कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हॉलिस्टिक एजुकेशन के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। हॉलिस्टिक एजुकेशन से बच्चों को करके सीखने का मौका मिलता है, जिससे वो लंबे समय तक ज्ञान को संरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ समग्र शिक्षा बच्चों के अंदर भावनात्मक विकास करता है, क्योंकि उसे समूह में काम करना होता है। समूह में काम करने से
उसके अंदर एक दूसरे की भावनाओं को समझना सीख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है उनके अंदर, यानी बच्चे चिंतन क्षमता के द्वारा नए सोच को अपने अंदर विकसित करते हैं। इसी तरह होलिस्टिक एजुकेशन के द्वारा बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, स्वस्थ सामाजिक विकास होता है और आचरण एवं व्यवहार भी वो सीखते हैं। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, आइए हम ये देखते हैं। ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करके दिया जाए जहाँ बच्चा अपनी सहूलियत से नॉलेज गेन कर सके। इसी के साथ बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति यानी कि कल्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बने। एनईपी के अकॉर्डिंग पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन हो जहां बच्चे को एक काइंड, केयरिंग और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे बच्चे में पॉजिटिविटी मेंटेन रहे। Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. यह एक प्रसिद्ध कथन है लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए। हम में से हर किसी के मन में हमेशा यह सवाल रहता है, आखिर कब तक? आखिर कब तक हमें पढ़ना होगा? कब तक हमें सीखना होगा? आज इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर है हाउ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग, जब तक जीवन है। जी हाँ, जब तक जीवन है तब तक सीखना अनिवार्य है, और क्यों नहीं, सीखना भी चाहिए, क्योंकि यही लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडल्ट एजुकेशन हमारे देश के भविष्य को उज्जवल करेगा। अब जैसे ही हमने अभी कहा कि हमारे देश के भविष्य को उज्जवल करेगा, तो आइए जानते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों आवश्यक है। हम सभी अपने स्क्रीन्स पे बेनिफिट्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग देख सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और यह हमारी बोरियत को दूर करता है। हमारे मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अडल्ट एजुकेशन हमारी सीखने की क्षमता को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उसे बेहतर बनाने में सहायक होता है, और इसी तरह हम सीख के अनेक क्षेत्रों में हमारे ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं और देश को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडल्ट एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मानव संसाधन को भविष्य के लिए शिक्षित करना, प्रत्येक व्यक्ति को गुणात्मक और अडल्ट एजुकेशन जारी रखने की सुविधा उपलब्ध करवाना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के द्वारा भारत को एडवांस्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने और साथ ही साथ इसका आर्थिक विकास भी हो, ये प्रयास करने के ऑब्जेक्टिव से लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोफाउंड किया गया है। यह हमारे देश के विकास को रफ्तार देगा। हमेशा यह याद रखने की ज़रूरत है, विज्ञान के अध्ययन की कला और कला का विज्ञान हमें ये सिखाता है कि हर चीज़ एक दूसरे से संबंधित है। इस तरह से हमने नई शिक्षा नीति को समझा। आइए एक बार पुनः देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। फर्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सेकेंड, it aims at making India a global knowledge superpower. Third, replaced education curricular structure is 5+3+3+4.
teaching up to at least grade 5 to be in mother tongue or regional language, towards holistic and multidisciplinary education, focus on overall development of a child. Thank you.